हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 साइंस में चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हिंदी में हम कहते हैं पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, तो पौधे और जंतुओं का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कहलाता है। हैव यू गॉन टू फॉरेस्ट? क्या आप कभी फॉरेस्ट गए हो? फॉरेस्ट भ्रमण किया है आपने? तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको ये पिक्स दिख रही हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन, है ना। दो पार्क दिख रहे हैं हमें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, क्या जानते हो आप? ये हमारे उत्तराखंड स्टेट में है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। ठीक है ना, आप जानते होंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस पार्क है और पहला नेशनल पार्क है। फिर देखिए दूसरा है सुंदरबन। ये है सुंदरबन इज़ द लार्जेस्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। ये जो है सुंदरबन, ये बंगाल टाइगर के लिए यहाँ का जो जीव है ये सुप्रसिद्ध है। ठीक है, तो नेशनल पार्क से और देख रहे हो आप नेशनल पार्क में जो फॉरेस्ट हैं इनमें क्या क्या होते हैं। देखो, पेड़ पौधे, बड़े वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं और कई तरह की प्रजातियां होती हैं पौधों की। इसी तरह से जंतुओं की भी बहुत सारी प्रजातियां जंगलों में रहती हैं। ठीक है ना। तो इन फॉरेस्टों को, ये जंगल जो है इनको पार्क बनाना या इनको सेंचुरीज बनाना क्यों ज़रूरी हो गया, क्यों संरक्षण करना पड़ा हमको इन पौधों का और जीव जंतुओं का, है ना। ये सोचनीय विषय है कि नहीं है, क्योंकि नेचुरल है कि प्रकृति ने सबको पैदा किया, सबको जीने का हक है, इनके लिए जंगल बनाए, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनका हमें संरक्षण करना पड़ा। तो आगे हम पढ़ते हैं। What is the purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve? क्या कारण था, है ना, क्यों इन्हें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बनाने पड़े गवर्नमेंट को, है ना। और क्यों बनाए गए ये? वैसे ही क्या सुरक्षित नहीं हो पा रहे थे जीव जंतु? इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि पहेली जो ने भी ये क्वेश्चन पुट आउट किया है उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो वन्य जंतु अभयारण्य कहलाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स को हिंदी में जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। नेशनल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सूटेबल प्लेस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए ये जो पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स जो हैं, ये बहुत ही सुरक्षित स्थान है ना। पार्क के अंदर जो जैविक विविधता है वो सुरक्षित रहती है, इसलिए नेशनल पार्क बनाए गए। National parks and wildlife sanctuaries are protected areas declared by government with the primary objective to preserve wildlife, save flora and fauna, and restore the natural ecological balance. तो नेशनल पार्क्स जो हैं, ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्ट किए गए क्षेत्र होते हैं।
ठीक है ना। जहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है ना, जो वन्य जीव जंतु हैं उनको सुरक्षित किया जाता है प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट द्वारा आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर फ्लोरा और फौना जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाया संरक्षित किया जाता है ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। There are 103 national parks and 544 wildlife sanctuaries in India. हमारे देश में 103 नेशनल पार्क्स हैं, 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 544। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 113। और इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे है? कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। मध्य प्रदेश एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। हर स्टेट के पास 9 नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, तो फ्लोरा कहते हैं विशेष क्षेत्र की जो पौधे हैं वो फ्लोरा कहलाते हैं, और फौना कहते हैं किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स इन इंडिया, यहाँ पे देखिए आप इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं? कुछ स्टेट हैं जिनके नेशनल पार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं। वैसे तो अभी हमने पढ़ा था इंडिया में 113 नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क कुछ स्टेट के दिखाए हैं। देखो आंध्र प्रदेश में कितने नेशनल पार्क के हैं? 3 नेशनल पार्क हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में भी 3 नेशनल पार्क हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं। गुजरात में 4 नेशनल पार्क हैं। असम में 5 नेशनल पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हर स्टेट में हमारे यहाँ पे कुछ कुछ नेशनल पार्क्स हैं जिनकी कुल संख्या मिलाकर कितनी है? 103 है। आगे हम पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को हिंदी में कहते हैं वनोन्मूलन। जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, जंगल दिख रहा है आपको। जंगल में लकड़ियों के ये गिल्टे दिख रहे हैं ना रखे हुए, इनके तने, है ना, लकड़ियों के तने कटे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जंगल से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो जंगल से पेड़ों को काटना किसी अन्य पर्पस के लिए, है ना। जंगलों को काटकर उस जंगल की भूमि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए जब किया जाता है उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या है अभी हमने आपको बताया। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज, है ना। अभी बताया आपको कि जब हम फॉरेस्ट को काट कर उसका जमीन का प्रयोग किसी और पर्पस के लिए करते हैं वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। यहाँ पे देख रहे हो आप इस फोटो में भी आपको दिख रहा है कि ये आदमी जंगल काट रहा है कुल्हाड़े से, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे खेती कर सकता है, ये यहाँ पे और कुछ प्रयोजन के लिए इस वन क्षेत्र को इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या प्रयोजन है जो कि जंगलों को काटकर हम दूसरे पर्पस के लिए इस जंगल का प्रयोग करते हैं? आओ देखते हैं। यहाँ पे पहला पर्पज है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, है ना। कृषि भूमि के लिए जब हम इस वन क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, पहला इसका कारण हो गया जंगलों के कटान का। दूसरा कारण है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर बनाने के लिए और फैक्ट्रीज बनाने के लिए जंगलों को काटा जाता है, ठीक है। तीसरा कारण जो है, थर्ड कॉज है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। फर्नीचर बनाने में
के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है, इसलिए जंगलों को काटा जाता है। और यूजिंग वुड एज फ्यूल, देखो ईंधन के लिए भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आपको तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है बच्चों। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं या बच्चे आप लोग हैं, जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ काट के लाते हैं और फिर उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, खाना वाना बनाने के लिए। कुछ लोग ज़्यादा लकड़ियाँ काट के लाते हैं तो वो व्यवसाय के रूप में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर गट्ठे बेचते हैं दूसरे लोगों को, है ना, ईंधन के लिए। तो इस तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन है उसके ये कॉजेज हैं। Today a major threat to survival of these organisms in deforestation, एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण जो इन जंगलों में, फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, उनके सर्वाइवल में जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे लिए। यहाँ पे देखो इन फोटोज में ये घने जंगल हैं। इस जंगलों को काट कर यहाँ पे देखो कृषि योग्य जमीन बनाई गई है। यहाँ पे ये जंगलों का कटान किया गया है, ठीक है ना। ये ऐसा लग रहा है कि जंगलों को काट कर फिर इनको बेचा जाएगा आर्थिक धन के लिए, है ना, पैसे कमाने के लिए, या कि ये कहें वन निगम जो हमारे देश में चलते हैं, है ना। तो इन लकड़ियों को फिर क्या किया जाता है, फर्नीचर के लिए, ईंधन के लिए बेचा जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये फॉरेस्ट काट कर क्या बनाया जा रहा है। यहाँ पे हो संभवतः यहाँ पे रहने के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही हो या यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाई जा रही हो। तो इन्हीं कारणों से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के कुछ नेचुरल कॉज भी होते हैं। क्या नेचुरल कॉज हैं? सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स। ठीक है, तो क्या है कि फॉरेस्ट में आग लगना, है ना, और लगना के कौन सा कारण है? नेचुरल कारण है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जंगल जो है वो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, उनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा सूखी रहती हैं और किसी कारण बस अगर कोई चिंगारी निकल जाती है जंगलों में तो वहाँ पे आग लग जाती है और आग के कारण भी जंगलों का सफाया हो जाता है। इसी तरह से दूसरा कारण है जब जो भयानक सूखा पड़ जाना, है ना, सूखा पड़ना भी प्राकृतिक कारण है। ठीक है, सूखा पड़ने से क्या होगा, प्लांट्स को पानी नहीं मिल पाएगा और वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जिससे कि पेड़ सूखने लगेंगे, है ना। तो ये सीवियर डॉट्स जो है ये भी नेचुरल कारण है, कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जो जंगलों का जो वनोन्मूलन के कारण जो परिणाम हो रहे हैं, ठीक है ना, उन परिणामों के बारे में हम पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या परिणाम होंगे। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। तो पहला कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन जो है वो पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ाता है और पॉल्यूशन बढ़ाता है। अब कैसे पॉल्यूशन बढ़ाता है? इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। क्या करता है ये? एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है ना, कैसे बढ़ाता है? हम सब जानते हैं बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं ना, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं वो? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? जो जिस प्रोसेस से वो अपने लिए भोजन बनाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उन्हें आवश्यकता है भोजन बनाने में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर डिफॉरेस्टेशन होगी, पौधे अगर काटे दिए जाएंगे तो क्या होगा? जो वायुमंडल में
जो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी, वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ाएगी। टेम्परेचर क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि देखो बच्चों, आप जानते हो इस बात को कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक ऐसा गुण है जो कि जो ऐसा गुण है उसके अंदर, जो लाइट है ना, जो रिफ्लेक्ट होके लाइट जा रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हीट एब्जॉर्बेशन भी ज़्यादा होगी, और जिसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। जो जमीन भूमिगत जल है वो भूमिगत जल जो है उसका लेवल नीचे चला जाएगा, है ना। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। और क्या करता है डिफॉरेस्टेशन? नेचर में के बैलेंस को, प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है। इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। अगर लगातार पेड़ कटते रहेंगे तो क्या होगा, जो रेनफॉल है, वर्षा चक्र जो है जल उस वो प्रभावित होगी, डिक्रीज होगी, वर्षा रेन कम होने लगेगी, और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है ना, उपजाऊपन जो मिट्टी का है वो भी डिक्रीज होगा, है ना, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमें मालूम है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो डेड पार्ट्स हैं वो डेड पार्ट्स जीवाश्म बनाते हैं, जो जीवाश्म मिट्टी में मिलकर उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट, द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन के कारण मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो कम हो जाते हैं, मिट्टी का टेक्सचर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। देयर विल बी इंक्रीज्ड चेंजेज ऑफ नेचुरल calamities such as floods and droughts. नेचुरल जो चेंजेस हैं वो बढ़ते जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी और सूखा पड़ेगा। ये सब किसके कारण होगा? डिफॉरेस्टेशन के कारण होगा। नेक्स्ट, वी नो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी हमने आपको बताया कि जो प्लांट्स हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता किस में होती है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में होती है, ठीक है ना। तो प्लांट्स अगर हमारे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में रहेगी और वायुमंडल को ग्लोबल वार्मिंग करेगी, है ना। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. तो क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ज़्यादा होगी, है ना, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो रेशो है, वो वायुमंडल में ज़्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग होगी, है ना। ग्लोबल वार्मिंग होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि अभी हमने आपको पीछे बताया कि वो जो रिफ्लेक्टेड हीट है उसको एब्जॉर्ब करती है ना, एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हीट भी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है द इंक्रीज in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. और क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ने से क्या होगा? वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, है ना। क्या होगा गर्मी बढ़ेगी तो?
वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, जिससे क्या होगा, जो वर्षा है वो कम होने लगेगी। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, और इसके कारण क्या होगा, सूखा पड़ेगा, है ना। जब बारिश कम होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा। नेक्स्ट है, डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज which leads to the change in soil properties. डिफॉरेस्टेशन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, मेजर कॉज है, वो है सॉइल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है ना। जैसे कि अभी हमने बताया आपको, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसमें ये पानी अवशोषण करने की क्षमता कम हो जाती है, उसमें फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाती है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि चेंज होने लगती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट इफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। वी नो ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो हम जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं, है ना। सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं। सॉइल इरोजन को हिंदी में कहते हैं अपर्दन ना। क्या कहते हैं, अपर्दन। अपर्दन मतलब मिट्टी की ऊपरी सतह जो है, मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, जब वो बह जाती है तो वो कहलाती है अपर्दन या सॉइल इरोजन। तो ट्रीज जो है, वो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के कणों को जकड़े रखती हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन रुक जाता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो क्या होगा, लेस ट्रीज, पेड़ कम होंगे, मोर सॉइल इरोजन होगी। पेड़ कम होंगे तो सॉइल इरोजन बढ़ेगा, मिट्टी का अपर्दन बढ़ेगा। लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल लैंड, और जो जमीन है उसमें ह्यूमस कम हो जाएगा और उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी, और जिसका परिणाम क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन, है ना, मरुस्थलीकरण। जब ऊपर से ह्यूमस चला जाएगा, ह्यूमस जाने से मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर नीचे क्या आएगा, उसके रेतीली जमीन आ जाएगी और मरुस्थलीकरण भूमि का होने लगेगा, मिट्टी का मरुस्थलीकरण होने लगेगा। नेक्स्ट है, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन और क्या करता है, मिट्टी में जो पानी के अवशोषण की क्षमता है उसको भी कम करता है। अभी हमने आपको बताया कि जो ह्यूमस है, ह्यूमस कम होने से मिट्टी के अंदर जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड, और जो भूमिगत जल है वो भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। सो देयर आर फ्लड्स। इसका कारण क्या होगा कि फ्लड्स होगा, है ना। लेस ट्रीज, यहाँ पे देखिए ट्रीज कम होंगे। लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ट्रीज के कम होने से क्या होगा, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी कम हो जाएगी। इसके कम होने से क्या होगा, लेस वाटर गोज इनटू द ग्राउंड, जमीन के अंदर जो भूमिगत जल है वो भूमिगत जल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। भूमिगत जल कम होगा और क्या होगा, फ्लड्स होगा, ठीक है ना। फ्लड्स मतलब बाढ़ आएगी। अब है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा कि क्यों डिफॉरेस्टेशन होता है, फिर डिफॉरेस्टेशन के क्या दुष्परिणाम हैं। बहुत सारे दुष्परिणाम हमने डिफॉरेस्टेशन के पढ़े। तो जब डिफॉरेस्टेशन के इतने परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम फॉरेस्ट को क्या करें, बचाएं, है ना। तो कैसे हम फॉरेस्ट को बचाते हैं, जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरी वर्ल्ड जो सेंचुरीज हैं, है ना, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि हम जो वाइल्ड लाइफ है
फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसको हम क्या करें, सुरक्षित कर पाएँ। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप देख रहे हैं इसको, ये एक हाथ में लेके रखा हुआ है पूरे फॉरेस्ट को ना। इस फोटो में आप देख रहे हो किस तरीके से हम इसे बचा रहे हैं, किसको, फॉरेस्ट को बचाकर हम वहाँ रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे सुरक्षित कर पा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एक फोटो आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पे कुछ औरतें पेड़ को घेरे हुए हैं, एक चेन बनाकर वो पूरे पेड़ को घेरे हुए हैं। क्या कभी आपने सुना था कि कोई पेड़ को इस तरीके से घेरा? इस डायग्राम में देखो आप, दो हाथ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये दो हाथों में क्या है, कुल्हाड़ियाँ, ये कुल्हाड़ियाँ हैं। तो ये कुल्हाड़ियाँ क्यों आई हैं? इस पेड़ को काटने के लिए। और ये देखो ये लेडी हैं, ये क्या कर रही हैं, इस पेड़ पे चिपक गई है ना। तो ये सब चेन बना के पेड़ को पर चिपके हुए हैं, दिख रहे हो आप। तो इसको कहते हैं चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जंगलों को काटा जा रहा था। उत्तराखंड में जंगलों को काटा जा रहा था। उत्तराखंड की तो संपदा ही वन संपदा है, तो इसलिए वहाँ की औरतों ने ये आंदोलन चलाया और क्या किया, उन्होंने पेड़ों पे चिपक गई। उन्होंने कहा हम पेड़ों को बचाएंगे, हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, पेड़ हमारे मित्र हैं, पेड़ हमें बहुत सारे चीज़ें हमें प्रदान करते हैं, है ना। पेड़ हमें जीवन देते हैं, पेड़ हमें जल देते हैं, पेड़ हमें भूमि, उपजाऊ भूमि देते हैं, तो हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे। इसलिए इन्होंने सारी और महिलाएं मिलकर जंगलों में गई और पेड़ों पे चिपक गई कि नहीं, पेड़ों को हम नहीं काटने देंगे, आपको पेड़ काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। और इस आंदोलन को नाम दिया गया चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन जो है, गौरा देवी इनकी मुख्य थी, गौरा देवी इसमें। और गौरा देवी ने सारी महिलाओं को जमा करके चिपको आंदोलन स्टार्ट किया। इस चिपको आंदोलन के कारण देखो आज हमारा उत्तराखंड हरा भरा हरियाली युक्त है, जंगल की मात्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वन्य जीव भी इन जंगलों में सुरक्षित हैं और इसके कारण हमारे यहाँ पे देखो हरियाली ही हरियाली है। तो ये सब क्यों हुआ है? ये सब हुआ है इन प्लांट्स और जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट्स, protected areas called sanctuaries, national parks and biosphere reserves are made. वनस्पति और प्राणी जात, वनस्पति और जीव जंतुओं और उनके आवासों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, जिन्हें कहते हैं सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, है ना। जहां पर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पॉचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। अब यहाँ पर क्या किया गया? वृक्षारोपण, प्लांटेशन वृक्षारोपण, कल्टीवेशन कृषि, ग्रेजिंग चारागाह, फॉलिंग ट्रीज वृक्षों का कटान, है ना, हंटिंग शिकार करना, जंगली जानवरों का शिकार करना, और पॉचिंग शिकार के बाद जो खाल प्राप्त होती है। बहुत से लोग जानवरों का इसलिए भी शिकार करते हैं, उनकी खाल को बेचने के लिए, बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है ना। इन सब चीज़ें यहाँ पर क्या की गई, इन क्षेत्रों में ये सब निषिद्ध किया गया, है ना। इस सब पर प्रतिबंध लगाया गया कि इन एरियाज में, किन एरियाज में, नेशनल पार्क्स में, सेंचुरीज में और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो भी जहाँ भी बनाए गए, उनमें ये सब करना क्या है, प्रतिबंधित है ना। वृक्षारोपण करना, कृषि कार्य करना,
वृक्षों का कटान करना या वहाँ पे चारागाह बनाना, जानवरों को चुगाना, है ना, और शिकार करना, शिकार से प्राप्त जो खाल निकालना, इन सब चीज़ों पर इन एरियाज में क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम सेंचुरी, है ना, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो सेंचुरीज कौन से क्षेत्र हैं? ये वो क्षेत्र हैं जहाँ जंतु और उनकी आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से या डिस्टर्बेंस से सुरक्षित रहते हैं। फिर है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो स्थान है, नेशनल पार्क्स वो स्थान है जहाँ पर जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है, ताकि वो वहाँ पर स्वतंत्र रूप से, है ना, अपने आवास और अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर पाएं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में कहेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये लार्ज एरियाज होते हैं, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बहुत विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है ना। इसके अंदर सेंचुरीज भी होती हैं, इसके अंदर नेशनल पार्क्स भी होते हैं, इसके अंदर आदिवासी जीव जंतु भी अपने पारंपरिक तरीकों से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है ना। तो सभी क्या क्या है इसमें, बहुत विशाल एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव जंतु, है ना, सभी तरह के पौधे, और वहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो सब अपने पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करते हैं। एक एक्टिविटी है आपके लिए, क्या करना है आपको, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। ये आपने यहाँ पे टेबल बनानी है, जिसमें आपको क्या करना है, प्रोटेक्टेड एरियाज, है ना, आपके ज़िले के, डिस्ट्रिक्ट जिला, स्टेट राज्य के, और कंट्री देश के। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं वो लिखना है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखना है, स्टेट में कौन कौन से हैं वो लिखने हैं, और कंट्री में कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज meant for conservation of the biodiversity। जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ये जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं। जैव विविधता मतलब कि देखो, जो जीव जंतु हैं उनकी बहुत ही अलग अलग प्रजातियां होती हैं, है ना, इसको कहते हैं जैव विविधता। उस जैव विविधता को संरक्षित रखने के उद्देश्य से ये जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। We know that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area। तो बायो जो डाइवर्सिटी है, इसमें बहुत सारी प्लांट्स की वैरायटियाँ होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स की वैरायटियाँ और सूक्ष्म जीवों की वैरायटियाँ पाई जाती हैं इन एरियाज में। कहाँ पे? बायोस्फीयर रिजर्व्स में,
है ना। वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाते हैं। The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area। और क्या करता है ये, क्या मेंटेन करता है ये, वहाँ की जैव विविधता को और वहाँ की संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करता है। A biosphere reserve may also contain other protected areas in it। और क्या करता है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसके अंदर और प्रोटेक्टेड एरियाज भी ये मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल द पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पचमरी। तो जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व में हमने बताया आपको कि ये और एरियाज को भी, है ना, संरक्षित करता है। उदाहरण के लिए देखो, पचमरी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अभी हमने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बहुत विशाल क्षेत्र होता है। इस विशाल क्षेत्र के अंदर नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड सेंचुरीज भी होती हैं, है ना। तो यहाँ पर उदाहरण देखो, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसके अंदर एक नेशनल पार्क है सतपुरा नाम का और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बोरी और पचमरी नाम के, है ना। तो इनका भी संरक्षण वो बायोस्फीयर रिजर्व करते हैं। अब है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना, ये पिछले थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र हुआ है। फ्लोरा कहते हैं बच्चों किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली पौधों की प्रजातियां, और फोना कहते हैं विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या, जीव जंतुओं की प्रजातियां। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये फ्लोरा है और ये है फोना। ये उत्तराखंड का है कि फ्लोरा और फोना है। यहाँ पे देखो साल का जंगल है, उत्तराखंड में आप देखोगे साल का जंगल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे ही ये मोरपंखी है, देखो सारे पहाड़ों में मोरपंखी के बड़े बड़े छाते हैं, जैसे देवदार, है ना, देवदार के वृक्ष हैं ये बच्चों। मोरपंखी भी यहाँ पे बहुत मात्रा में पाया जाता है। और ये है चीड़, ठीक है ना। चीड़ भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा स्थानों पर पाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो जो फोना है, ये बाघ है यहाँ का, ये बारासिंगा है हिरण, और ये है लंगूर, ठीक है ना। लंगूर, बंदर, नीलगाय, ये सब यहाँ के फॉरेस्ट में हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और उत्तराखंड में भी ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। Some animals and plants typically belong to a particular areas. The plants and animals found in a particular areas are termed flora and fauna of that areas। ठीक है। तो जो पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्लोरा एंड फोना। इनको एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, है ना। तो एंडेमिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरियाज। तो ये एंडेमिक स्पेसीज जो है बच्चों, ये पौधों और जंतुओं की एक ऐसी स्पेसीज होती है जो विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से मिलती है ना। इसलिए इनको एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। और ये क्या है, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, और ये प्राकृतिक रूप से किसी दूसरे स्थान पर या दूसरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ये किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति होती है। Destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species
may affect the natural habitat of academic species and endanger their existence. अब यहाँ पे यह है कि पॉपुलेशन के बढ़ने से, है ना, बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, इन और नई स्पीसीज का आना, है ना, अगर न्यू स्पीसीज आ रही है या फिर पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो विशेष जो ये एंडेमिक स्पीसीज हैं, इनके प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ रहा है ना, जिससे इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। कि ये हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, बढ़ने से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, जिससे इनके अस्तित्व को खतरा होगा, या नई प्रजातियां यहाँ पे आएंगी तो इनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। और हो सकता है भविष्य में ये जो प्रजातियां हैं वो क्या हो जाएं, डेंजर जोन में चले जाएं, या ये खत्म होने के कगार में चले जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम इतना ही पढ़ाते हैं बच्चों। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, डिफॉरेस्टेशंस क्या है, डिफॉरेस्टेशंस के कौन कौन से कारण हैं, और डिफॉरेस्टेशन किन किन कारणों से होता है, और डिफॉरेस्टेशन के क्या दुष्प्रभाव हैं, है ना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स के बारे में हमने पढ़ा, फ्लोरा एंड फ्यूना हमने पढ़ा, एंड एंडेमिक स्पेसीज हमने पढ़ी। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अगला पार्ट हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम शुरू करेंगे। थैंक यू।